हाँ, तो न्यूमेरिकल जो हमारा चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 के पार्ट से है और उसका नंबर है, क्या नंबर है रे? 15 ना कि 14? 15। बोर्ड वाले 100% गायब है आज। A hollow cylinder has a charge plus q coulomb within it. Finds the electric flux associated with the curved surface B. What is the flux link with the plane surface A? देखो क्या किया है ना, एक सिलेंडर के अंदर, ये एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर के अंदर प्लस क्यू अमाउंट का चार्ज डाल दिया। ये सरफेस B है, ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो A है और ये वाला भी कुछ होगा शायद C वगैरह, है ना। और वो कहता है कि जितनी फ्लक्स B से बाहर आ रही है, बात समझिए कि जो B से बाहर आएगी वो उसको परपेंडिकुलर होगी, ऐसी कर्व्ड सरफेस से जो फ्लक्स बाहर आएगी। टोटल फ्लक्स कितनी होगी? टोटल फ्लक्स इज नथिंग बट फाई कमिंग आउट फ्रॉम A प्लस फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम B प्लस फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम C, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स का फॉर्मूला है Q/ε0। आपको गॉसेस लॉ पता है? द टोटल फ्लक्स इज चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस अपॉन ε0। फाई A और फाई C सेम अमाउंट की फ्लक्स जाएगी तो ये ट्वाइस द फाई A प्लस फाई B वो बोलता है कि कर्व सरफेस से जो फ्लक्स निकली वो कितनी थी, तो वो फाई थी। फाई B इज इक्वल टू फाई, ऐसा लिखा है वहां पे, है ना। हो गया, इसीलिए फाई A या ट्वाइस द फाई A क्या होगा आपका? Q/ε0 minus phi and flux through surface A will be 1/2 Q/ε0 minus phi. कळलं? Next question, number 16. क्वेश्चन नंबर 16 है, लिहा चला आरामात, पहिले शिकून घ्या। क्वेश्चन नंबर 16 है, इलेक्ट्रिक चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड along a long straight wire of radius 1 millimeter. The charge per centimeter length of the wire is q coulomb. Another cylindrical surface of radius 50 centimeter and length 1 meter symmetrically encloses the wire as shown in the figure. What is the total electric flux passing through the cylindrical surface? Electric charge is uniformly distributed along straight wire of radius 1 millimeter. एक स्ट्रेट वायर लिया और इस वायर की रेडियस है, रेडियस ऑफ वायर इज 1 मिलीमीटर। प्रैक्टिकली हमको इसका कोई लेना देना ही नहीं होगा, कभी कुछ यूज नहीं करेंगे। और इसके ऊपर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया हमने चार्जेस का इस वायर के ऊपर। क्वेश्चन समझना, गॉसेस लॉ का ही है ये। फिर से वो कहता है चार्ज पर सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वायर इज Q। Q क्या है? तो टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, चार्ज पर सेंटीमीटर लेंथ, समझा। पर यूनिट लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं ना, लैम्बडा जिसको बोलते थे, लैम्बडा की जगह पे अभी क्या लिया? Q। अनदर सिलेंड्रिकल सरफेस ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर एंड लेंथ 1 मीटर। अब एक और सिलेंड्रिकल सरफेस लिया जिसकी लेंथ जो है वो 1 मीटर है, ये वाली लेंथ, और उसकी रेडियस जो है वो 50 सेंटीमीटर है, मतलब इससे कहीं ज्यादा, वायर के रेडियस से कहीं ज्यादा। Symmetrically encloses the wire as shown in figure. What is the total electric flux passing through the cylindrical surface? टोटल फ्लक्स कितनी आएगी? तो एक बात बताओ, हर बार यहां से जो फ्लक्स निकलेगी दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस,
तो सिर्फ और सिर्फ कर्व्ड सरफेस से ही फ्लक्स बाहर आएगी, ये टॉप सरफेसेस से नहीं आ सकती, क्योंकि फ्लक्स हर बार आउटवर्ड आती है ना। हे कळलं का तुम्हाला? तो टोटल पहले तो अब कितना चार्ज एनक्लोज हुआ, तो हम बोलेंगे फ्लक्स जो बाहर आई इसको गॉसियन सरफेस मान लो, जो बड़ा वाला सिलेंडर है, नाउ दैट विल एक्ट एज अ गॉसियन सरफेस। और फिर अभी सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज एनक्लोज्ड होगा उस चार्ज को आप चार्ज पर यूनिट लेंथ, है ना, ये इसको ऐसा नहीं डिफाइन करता, चार्ज पर यूनिट लेंथ मतलब जितना भी चार्ज इसके अंदर होगा, कळलं का, चार्ज पर एप्सिलॉन नॉट, सॉरी, जितना भी चार्ज इसके अंदर एनक्लोज्ड होगा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बट ये चार्ज कितना एनक्लोज्ड है गॉसियन सरफेस के अंदर, तो हमें ये पता होना चाहिए कि कैपिटल Q इंटू लेंथ ऑफ द सिलेंडर, हे कळलं की नाही कळलं, हे लिहिलेलं ना मी Q/L करके, समझा क्या? तो Q इंटू L, स्मॉल q इज Q इंटू L, ये बात ध्यान में आ गया। लेंथ कितना है? 1 मीटर। बट आपको लेंथ इज ऑफ 1 मीटर, दिस Q लेंथ ऑफ 1 मीटर, मैं 1 मीटर को एक्चुअली सेंटीमीटर में लिखता हूँ, 100 सेंटीमीटर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। काय कारण आहे माहित आहे का? कारण की चार्ज पर युनिट लेंथ त्याने सेंटीमीटर मध्ये घेतलंय, समझा क्या? ये वाली लेंथ उसने सेंटीमीटर्स में काउंट करी है कि नहीं? तो आपको ये जो Q है ये चार्ज पर युनिट सेंटीमीटर है। अरे तिथे लिहिलंय यार तसं, माझ्याकडे बघू नका असे ब्लँकली, दिसलं का तुम्हाला लिहिलेलं? और इसलिए इसको मेरे को सेंटीमीटर में लेना जरूरी है, और अगर मैं इसको सेंटीमीटर में लेता हूँ तभी ऑप्शन आपका बी आता है। अगर आप उसको वैसा नहीं लेते तो आप गलत आंसर लिखते, Q/एप्सिलॉन नॉट लिख देते। अब वो आंसर 100 Q/एप्सिलॉन नॉट है, कळलं? क्वेश्चन बहुत आसान है, बट गलती होने का प्रोबेबिलिटी उस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा। झालं? पुढला प्रश्न कोणता आहे? 17. The electric field in a region is directed radially outward with a magnitude of E is equal to AR0. What is the charge contained in a sphere of radius R0 centered at the origin? पैर अकड़ गए हैं। क्या कहता है? द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड विद मैग्नीट्यूड ऑफ, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किसी रीजन में वो बाहर की तरफ एक्ट करता है और वो है A इंटू R0।
What is the charge contained in a sphere of radius r0 centered at the origin? तो कहता है कि एक ऐसा स्फीयर ले लो, इसकी रेडियस r0 ही है, कितना चार्ज इसके अंदर होगा। अगर रेडियली आउटवर्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसी इस तरीके से बाहर आ रही है, ऐसा वो क्वेश्चन है, समझा क्या? हम ऐसा लिख सकते हैं दैट E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r0 स्क्वायर, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एज A इंटू r0, देयरफॉर Q इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A r0 क्यूब। बहुत ही फालतू क्वेश्चन था यार, आ गया ना। 18 नंबर का अच्छा है, पहले 18 पढ़ लेते हैं फिर लिखने की कोशिश करते हैं। कोशिश मतलब उसके बाद ही लिखना। इवन पैजामे घालने थे कभी नहीं ना, लेडीज वाला। अरे ऐसा सब लेडीज के नहीं रहता, जेंट्स के जैसे थोड़ी रहता, तो नहीं है क्या? वर्क चलो स्टाइल स्टेटमेंट है ऐसा मान के आगे बढ़ते हैं। 3 infinitely long plane sheets carrying uniform charge densities sigma 1, sigma 2 and sigma 3 are placed parallel to the xz plane। देखना x और z प्लेन, z और x इसको पैरेलल रखा हमने। अपन ऐसा करते हैं, ये x ये y और z को ऐसा मानते हैं, तो प्लेन्स को ऐसे रख दिया। ऑलराइट, ये z दिखा क्या? कैसे दिखा? ड्रॉ तो नहीं किया मैंने, ये z ऐसा। हाँ, तो x z प्लेन में मतलब ऐसे रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है, तो ये आपका y एक्सिस। अब वो x z प्लेन में जब सरफेसेस रखे, ये आपका x, ऑब्वियसली दिस वन इज y। वो कहता है सिग्मा 1 इज माइनस सिग्मा, सिग्मा 2 2 सिग्मा, सिग्मा 3 3 सिग्मा आर प्लेस पैरेलल टू xz प्लेन एट y इक्वल टू a, y इक्वल टू 3a, y इक्वल टू 4a। ये है पहला सरफेस जो y इक्वल टू a पे है, ये है आपका y इक्वल टू 3a पे, और ये है y इक्वल टू 4a पे। ठीक, ये है आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा प्लस 2 सिग्मा, ये प्लस 2 सिग्मा, और ये 3 सिग्मा प्लस में। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P बोल रहा है वो। पॉइंट P पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? यहां है पॉइंट P, लक्षात दिया। यहाँ की माइनस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ की प्लस वाली, यहाँ की प्लस वाली, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E ड्यू टू शीट, प्लेन शीट या प्लेन सरफेस इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आपका फॉर्मूला है। E टोटल क्या होगा? वो बनेगा पहला सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 3 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ऐसा होना चाहिए। ये अगर आप देखोगे, आता बघा काय कन्फ्युजन असतं मी तुम्हाला सांगतो। ये माइनस सिग्मा है,
माइनस सिग्मा की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी होगी, बराबर है। बट अगर आप सिग्मा 2 और सिग्मा 3 देखोगे तो इसकी डायरेक्शन ये है, डाउनवर्ड पॉइंट P के तरफ, ऐसा है। ये देखना टेक्निकली गलती कहाँ होती है, मैं आपको वो समझा रहा हूँ। ऐसे ये एक कैटेगरी है पूरा क्वेश्चन का, एक टाइप है ये क्वेश्चन का, और डायरेक्शन समझ में ही इस क्वेश्चन का एक्चुअल रियल मोटिव है। आपने ये माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट बहुत शान से लिखना है, और डायरेक्शन दे देनी है कि ये प्लस जे कैप है, अपवर्ड इन द डायरेक्शन। माइनस है तो माइनस, प्लस सिग्मा 2 क्या है, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, बट डायरेक्शन इज माइनस जे कैप, डाउनवर्ड डायरेक्शन, प्लस 3 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, डायरेक्शन इज माइनस जे कैप। अगर पॉइंट P यहां होता, तीनों का अपवर्ड होता, ये माइनस सिग्मा प्लस जे, प्लस 2 सिग्मा प्लस जे, प्लस 3 सिग्मा प्लस जे होता। कळलं का? आता इव्हेंच्युअली सगळेच मायनस मध्ये गेले, तो रिजल्टंट इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड ही है। 2 सिग्मा को हम कॉमन ले लेते हैं, 2 एप्सिलॉन नॉट को, माइनस को भी सिग्मा प्लस 2 सिग्मा प्लस 3 सिग्मा, कितना होता है 6 सिग्मा, 6 सिग्मा माइनस 3 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। कळलं? तो डायरेक्शन का खेल समझ में आएगा क्या? हाँ हाँ, हटाऊं ये गए है। ठीक है, ठीक आहे। नवरात्रीच्या कलरनुसार आहे का मग नेल पॉलिश? नाही, बोखडण्यानुसार आहे, कोणाला किती बोखडाचं आहे त्याच्यानुसार। झालं का? हो गया ना, कितने देर लिखते हेलो, पुढील प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 19। कांदडे लक्ष दे रे, फक्त तुझ्या एकट्याकरता एवढं एंट्रन्स घ्यावं लागतंय, बाकी यांना कुठे कोणाला कळतंय है ना? होप तुझ्या एकट्याकडनं तर आहे मला। Charged ball B hangs from a silk thread S which makes an angle theta। ये एक चार्ज्ड बार की तरह मान के चलिए कि ऐसा है, और एक सिल्क थ्रेड यहाँ पे लगा दिया, जो कि इस बॉल के ऊपर भी कुछ पॉजिटिव चार्जेस होने की वजह से शायद ये इसमें धकेला गया है। चार्ज बॉल भी हैंग्स फ्रॉम अ सिल्क थ्रेड एस विच मेक्स एन एंगल थीटा विद अ लार्ज कंडक्टिंग शीट P। ये एंगल थीटा, ये एक सरफेस है, मतलब ऐसा सरफेस है, इस सरफेस को एक थ्रेड बांधा और यहाँ पे एक बॉल हैंग कर दिया, बट वो बॉल भी पॉजिटिवली चार्ज है, सरफेस भी, तो वो बॉल ऐसे पुश हो गया, रिपेल हो गया। दिसत असेल ना एवढा कैमरा? हाँ, ऐसा रिपेल हो गया। ठीक है, तो ये B, ये थ्रेड S,
द सरफेस डेंसिटी सिग्मा ऑफ द शीट इज प्रोपोर्शनल टू, तो जो सरफेस डेंसिटी है सिग्मा वो प्रोपोर्शनल टू व्हाट, मतलब उधर एंगल में है शायद ऑप्शंस, एंगल में है ना, कॉट थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा, क्या लगेगा यहाँ पे, लैमिस थ्योरम है ना। लैमिस थ्योरम लगाओगे, यहाँ से ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से कैसे एक्ट हो रहा है, Fe, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट हुआ, और एक फोर्स एक्ट हुआ mg है ना, और तीसरा फोर्स जो एक्ट होगा वो होगा टेंशन T, ये वाला टेंशन T, तो तीनों मिलके जीरो वेक्टर बनाते हैं, इसके लिए लैमिस थ्योरम है ना। बट टेंशन T को अगर आप यहाँ पे रिजॉल्व कर लोगे, ये थीटा है तो ये थीटा है तो ये T cos थीटा है, और ये वाला जो साइड होगा वो होगा T sin थीटा। ओके, अकॉर्डिंग टू लैमिस हम क्या जानते हैं, या लैमिस भी छोड़ दो, T cos थीटा और mg सेम हुए बराबर, और ये Fe या T sin थीटा और ये भी Fe, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। Therefore T sin theta upon T cos theta is equal to tan theta is equal to Fe by mg, but इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा यहाँ पे, Q into E, समझे क्या, अपॉन mg, बट tan theta is equal to Q by mg को मारो गोली, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सरफेस शीट ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, बराबर, एक्चुअली 2 एप्सिलॉन नॉट, सरफेस है ना इसके लिए, कंडक्टिंग वो ये रहता तो फिर सिंगल लेते। देयरफॉर हम कहते हैं कि tan थीटा इज प्रोपोर्शनल टू सिग्मा, या फिर आप बोल दो सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू tan थीटा। झालं का, हो गया लिख के, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो है 20 नंबर का। लेट P ऑफ R, रो ऑफ R है, रो मतलब वो डेंसिटी है, रो ऑफ R इज इक्वल टू QR अपॉन पाई R to the power 4 be the charge density distribution for solid sphere of radius capital R and total charge Q for a point P inside the sphere at distance R1 from the center of the sphere, the magnitude of electric field is। रो ऑफ आर ये चार्ज डेन्सिटी है, पण एक लक्षात घेतलं का तुम्ही, डेन्सिटी इज डिपेंडेंट अपॉन आर, जैसे जैसे रेडियस बढ़ता है वैसे वैसे चार्ज की डेंसिटी बढ़ते जाएगी। कैसे मैं समझाता हूँ, जैसे समझ के चलो कि ये एक स्फीयर है, इस स्फीयर के अंदर यहाँ पे रेडियस ये आर बहुत छोटा है, आर बहुत छोटा है तो ऑब्वियसली डेंसिटी छोटी है, जैसे जैसे आप आर बढ़ाओगे नंबर ऑफ चार्जेस यहाँ पे बढ़ते जाएंगे। यूनिफॉर्म डेंसिटी का क्वेश्चन होता तो हम वो कर लेते, दैट चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो एक पर यूनिट वॉल्यूम में कितना, और फिर सारे कॉन्सेप्ट लगाते। क्वेश्चन नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी का है और ये एक स्पेशल टाइप है,
नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी इज अ स्पेशल कैटेगरी। आपको ये कैटेगरी बिल्कुल ध्यान में रखनी चाहिए कि जब भी नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जनरली ये क्वेश्चन गॉसेस लॉ से सॉल्व होगा, और गॉसेस लॉ से सॉल्व होने का तरीका भी अलग है। नॉर्मल अपन टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नहीं करेंगे, वैसे ही करेंगे, ऑब्वियसली वही गॉसेस लॉ है, बट अलग तरीके से उसको अप्लाई करेंगे, है ना। कैटेगरी मार्क करा, इंपॉर्टंट कैटेगरी है, ही टफ म्हणून समजल्या जाते, पण बिलकुलच टफ नाही, एकदम फालतू कैटेगरी है, ठीक है। माना जाता है कि ये टफ है, ऐसे भ्रम आहेत लोकांचे, चालू द्यायचे भ्रम। हाँ, तो अब देखो ये एक स्फीयर है, ये यूनिफॉर्मली चार्ज नहीं है, चार्ज डेंसिटी वेरीज विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। वो कहता है इसके अंदर जो टोटल चार्ज है वो प्लस क्यू ही है, टोटल पूरा चार्ज डेंसिटी वगैरह छोड़ो, टोटल चार्ज क्यू है और इसकी रेडियस आर है। अब हम क्या करेंगे, फॉर अ पॉइंट P इनसाइड द स्फीयर एट डिस्टेंस r1, अब एक पॉइंट P लेते हैं जो स्फीयर के अंदर है और कितने डिस्टेंस पे है, r1 पे। मान के चलो दिस इज योर पॉइंट P एंड दिस डिस्टेंस इज r1। अब दिक्कत है कि इतने वाले स्फीयर में कितना चार्ज होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी नहीं, यूनिफॉर्म होता तो क्या करते, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम निकाल लेते डेंसिटी, और फिर इसका कितना वॉल्यूम है मल्टीप्लाइड बाय दैट डेंसिटी, तो हमको चार्ज इनसाइड दिस स्फीयर मिल जाता। अभी हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि यूनिफॉर्म डेंसिटी। कळलं का प्रॉब्लेम, कळलं का काय आहे, का आपण ती स्टेप घेत नाहीये, अतिशय केअरफुली वाचून करायचे हे प्रॉब्लेम्स। हा, why we are not taking that step। तो the magnitude of electric field कितना कहता है, what is the, for a point P inside the sphere at distance r1 from the center of the sphere, the magnitude of electric field। देखो आपको ये पता है from Gauss's law, the total flux coming out is nothing but total charge। इसमें से इस रेड वाले को अब गॉसियन स्फीयर मानो, अरे मानो, माना क्या, जोर से मानो, मानने के लिए आवाज नहीं करना पड़ता, मान लिया सर जोर से, अभी वो ऐसा नहीं होना चाहिए था कि आवाज क्यों कर दे तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट। बट हाउ मच इज द चार्ज एनक्लोज्ड इनसाइड दिस स्फीयर, वो हमको फाइंड आउट करना होगा। मतलब स्मॉल q जो हमने लिखा है, इसके अंदर कितना चार्ज इनक्लोज्ड है, Q, उतनी ही फ्लक्स बार आएगी। बट आपको पता है क्या एक और फॉर्मूला, कि फ्लक्स इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू सरफेस फ्रॉम इट इज कमिंग आउट। वी कैन रिप्लेस इट एट दिस प्लेस। देयरफॉर E डॉट S इज Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो E S cos थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि इसके लिए परपेंडिकुलर है सरफेस एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ये यहाँ से बाहर आएगी ना, और ये वाला सरफेस उसको परपेंडिकुलर है, ES लिख देते हैं। ये यहाँ पे दिक्कत है। अब चार्ज कितना होगा, तो चार्ज होगा आपका सिग्मा इंटू dV, उतने वॉल्यूम में कितना, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है ना, सिग्मा, सिग्मा इंटू dV, हे कळलं का, दैट इज द टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये वाला। ठीक है, कैसे करोगे, QR अपॉन पाई r टू द पावर 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू dV। dV के बारे में तो सोचना होगा ना, dV को dr में लिखना है। नहीं, ये dV है, जब हम इसको r के फॉर्म में लिखते तो सीधा dr ही लिखेंगे। सिग्मा को
ये सिग्मा बोलता हूँ, डेंसिटी को आर के फॉर्म में लिखा तो सीधा डीवी को भी डी आर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये अब क्या होना चाहिए, क्यू। ऐसा है क्या यार, मैं खुद ही कंफ्यूज हूँ, रुको एक मिनट, ऑप्शन देख के अपने को कुछ समझ में आएगा उसमें से। हाँ ऐसा हो भी सकता है, आर स्क्वायर भी दिख ही रहा है इंटीग्रेशन के बाद, है कि नहीं? ऐसा लगता नहीं क्या, क्यू अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट आर टू द पावर 4 इंटीग्रल आर डी आर क्या होगा, आर स्क्वायर बाय 2। तो क्यू पाई एप्सिलॉन नॉट आर टू द पावर 4 ये हो जाएगा आर नॉट स्क्वायर बाय 2, कर लगा? तो क्यू आर नॉट स्क्वायर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर टू द पावर 4, बट ये ई डॉट एस है, ये मत भूलना। अब अपने को एस को भी तो लाना होगा इधर से, ई हो जाएगा क्यू आर नॉट स्क्वायर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर टू द पावर 4। इसका सरफेस एरिया कितना होगा? नाही गलत हो रहा है अपना, मी सांगतो तुम्हाला काय चुकलं। सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फीयर विल बी 4 पाई आर स्क्वायर, है कि नहीं? तो ये होना है आपका 4 पाई आर नॉट स्क्वायर, इसलिए वो गलत हो रहा है। डीवी में झोले, डीवी में इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू आर जो ले रहे हैं ना, उसमें कुछ तो दिक्कत है। क्या लगता है मुझे, ये अगर मैं डीवी ही लिखूं, इसको हटाना होगा, और फिर डीवी को मतलब वॉल्यूम को अगर हम लिखना ही चाहते हैं डिफरेंशियल फॉर्म में, तो 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, कळलं का? नाही कळलं ना? मी कळवतो, थांबा। डीवी को हम ऐसा लिख सकते हैं दैट 4 पाई, वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, डिफरेंशियल स्मॉल स्फीयर का है, तो 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, जो भी आर रेडियस होगी, कळलं का? अब वो आर को हमको आर नॉट लेना है, ये जो है ये R1 है, नॉट आर नॉट R1। जर का मी याला असं रिप्लेस केलं, ई इंटू एस क्या होने जा रहा है, 4 पाई R1 स्क्वायर, ये होगा आपका क्यू एप्सिलॉन नॉट पाई कैपिटल आर टू द पावर 4 आर इंटू डीवी को लिखा जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, ठीक है? और 0 से R1 तक आप उसकी इंटीग्रेशन लोगे, तो ये होगा आपका Q एप्सिलॉन नॉट पाई आर टू द पावर 4 इंटू 4 पाई इंटीग्रल आर क्यूब डी आर 0 टू R1। ये पाई और ये पाई कैंसल्ड, ये E इंटू 4 पाई R1 स्क्वायर है, तो ये 4 और ये 4 यहाँ से कैंसिल हुआ, या फिर ये पाई रहने दीजिए, ये पाई और ये वाला पाई कैंसिल कर दीजिए, तो E इंटू R1 स्क्वायर इज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट पाई आर टू द पावर 4, ये हो जाएगा आर टू द पावर 4 अपॉन 4। हे कळलं? लिमिट 0 टू R1। और अब यहाँ पे E क्या होगा आपका, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर टू द पावर 4, ये R1 टू द पावर 4 इंटू R1 का स्क्वायर, ये R1 का स्क्वायर नीचे से आया, तो आंसर है आपका Q R1 का स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर टू द पावर 4।
सरफेस ले रहे हैं ना। फोर बाय थ्री आना चाहिए क्या? हाँ, वो तो सरफेस एरिया का हो गया, ये 4/3. उत्तर आपलं चुकतंय का? बरं, आत्ताचं आलेलं उत्तर आणि मागचं उत्तर काय आहे? सेम है। फिर मैंने सोचते वक्त कुछ सोचा ही होगा, यही तो करेक्ट है। एक सेकेंड, लेट मी जस्ट डिसाइड दिस। एक्चुअली ये जो डीबी लेते हैं ना हम, ये इसका ये वाला स्ट्रिप ले रहे हैं, ऐसा सरफेस का, ऐसा म्हणजे एक पहला आवरण है थिकनेस का, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और वो जो आवरण है वो यहाँ से यहाँ तक बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा है वो। वेळ काय झाला? झाला? नहीं ना रे, 10 मिनट है ना, आता नहीं, अभी 10 मिनिट है। रागात नको येऊ, 10 मिनिट आहे म्हटलं तर संपन्न, 10 मिनिट संपन्न, घड्याळ थोडी फेकायला लागते त्याच्यासाठी। हेलो, आपको वो स्टार्टिंग समझ में आनी चाहिए बस, क्यों ऐसा किया और वो स्टेप से क्यों स्टार्ट किया, E.S वाले स्टेप से। तो हा प्रश्न समजला पाहिजे, म्हणजे ही कैटेगरी अशी है कि पूरा थोरोली ऐसा ही क्यों किया, ये ध्यान में होना चाहिए। क्योंकि डेंसिटी जो थी वो यूनिफॉर्म नहीं थी, तो टोटल चार्ज निकालने के लिए हम डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करते हैं और उसका इंटीग्रेशन ले लिया, क्योंकि यहाँ से वहाँ तक चाहिए, यूनिफॉर्म तो है ही नहीं ना, तो जहाँ से जहाँ तक चाहिए वो ले लो। और फ्लक्स की जगह पे E.S लिखो, क्योंकि उतने सरफेस से उतनी फ्लक्स आएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सरफेस एरिया इज आल्सो फ्लक्स। एक तरीके से है गॉसेस लॉ, पर 3-4 कॉन्सेप्ट एक साथ आ गए उसमें। चलो, झालं का? नेक्स्ट है ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर is made of 2 circular plates separated by distance of 5 meter and with a dielectric constant 2.2 between them। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, is made of 2 circular plates, है क्या? सर्क्यूलर प्लेट से भाई, ऐसे ले लो, ये है आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दो थालियां रहती है ना, दो प्लेटें ऐसे रख दी एक दूसरे के सामने, हाँ, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, तो वो 5 मीटर है, विद डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब इसके बीच में हमने एक डाइलेक्ट्रिक भी फिलअप कर दिया, और वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 2.2। कळतंय काही?
When the electric field in the dielectric is 3 into 10 to the power 4, इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड, अब यहाँ पे अगर ये पॉजिटिव चार्जेस होंगे, यहाँ पे निगेटिव चार्जेस होंगे, तो इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितनी है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 3 into 10 to the power 4 वोल्ट पर मीटर. The charge density of the positive plate will be close to, इस हिसाब से पॉजिटिव प्लेट की चार्ज डेंसिटी क्या है आसपास. इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. हाँ, एक्चुअली 2, इधर की पॉजिटिव इधर की नेगेटिव ऐड हो जाती है, या फिर एक पैरेलल प्लेट के जस्ट सामने कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. इंटू के भी करना होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है. हमको चाहिए क्या, हो गया. इलेक्ट्रिक फील्ड 3 into 10 to the power 4 2 into epsilon naught is 8.854 10 raised to power minus 12 into k is 2.2. नहीं आ रहा क्या आंसर? आना तो ऐसे ही चाहिए. पैरेलल प्लेट वाज मेड ऑफ 2 सर्कुलर प्लेट्स सेपरेटेड बाय. इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो V by D. Capacitance होगा एप्सिलॉन नॉट A by T. is equal to Q by V is equal to C into V. Epsilon naught A by D into V is E into D. आंसर क्या है रे पीछे? ए है. देखो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दिस टू प्लेट्स हम ऐसा ले सकते हैं, दैट V मतलब पोटेंशियल अपॉन D, है कि नहीं? और कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज एप्सिलॉन नॉट A by D, है ना. बट कैपेसिटेंस का एक और फॉर्मूला होता है Q by V. देयरफॉर ये होगा एप्सिलॉन नॉट इंटू V by D इज इक्वल टू Q by A. Q by A इज योर सिग्मा, चार्ज पर यूनिट एरिया. तो क्या किया क्या मैंने? कुछ भी नहीं. नहीं, बराबर है. एप्सिलॉन नॉट बाई डी और V को लिखा हमने E इंटू डी इज इक्वल टू सिग्मा. D और D फिर कैंसल्ड. एप्सिलॉन नॉट E इज इक्वल टू सिग्मा
एप्सिलॉन नॉट इज 8.854 10⁻⁻12 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इज 3 इंटू 10⁻⁴. 8 त्रिक 24 होते तर 9 त्रिक 27. हां इंटू के रह गया रे बाबा. अरे वा पोरगी हुशार आहे रे वा. मुलगी शिकली प्रगती झाली. ठीक आहे. आता त्याला तुम्ही अप्रॉक्सिमेटली करून घ्या ते येऊन जाईल 6. अरे 8 त्रिक 24 म्हणजे 3 आले होते. 8.8 मतलब आसपास 3 मतलब 9 है. 9 त्रिक 27. 27 इंटू 2 ये 3 के आसपास. 3 इंटू 2 इज 6. हाँ इसका भी आता क्या? तो मैं बचपन से उतना होशियार था कि डिफरेंट मेथड से भी सॉल्व कर सकता हूँ. ठीक है.